लर्निंग है कि 1 महीना पहले चुनाव कराना चाहिए। अरे सर ये तुम्हारी बच्चे हैं लर्निंग के ऐसा लग रहा चक्कर है। में सैकड़ों लोग मारे गए। कल को दूसरा चुनाव आयुक्त आएगा, वो भी लर्निंग करेगा हमारी जान की कीमत पर। लर्निंग करके आना चाहिए इस कुर्सी पर। मतदाताओं की लाश पर लर्निंग करेंगे? चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की लाश पर लर्निंग करेंगे? नमस्कार। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये इतिहास में पहली बार है जब तमाम एग्जिट पोल्स को, इन सर्वेस को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। न तो विपक्ष, न जनता और न ही सर्वे करने वाले। सर्वे करने वालों ने खुद इधर के आंकड़े उधर लिख दिए। इससे साफ पता चलता है कि एग्जिट पोल कितने फर्जी हैं। तो रिजल्ट से ठीक एक रात पहले आज वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार सर, फिंगर्स क्रॉस्ड, यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है और सबका विश्वास डोलता नजर आ रहा है, चाहे सत्ता पक्ष के लिए जीत की जो कामना कर रहे हैं, चाहे सत्ता परिवर्तन के लिए जो कामना कर रहे हैं। और वो सबका विश्वास एक उल्टे प्रश्न से डगमगा जा रहा है। यह स्थिति है। एक तो लंबा दौर का चुनाव चला, उसमें बहुत तरह से ऊंच नीच की परिस्थितियां रही। अब अचानक से रिजल्ट की घड़ी आई और रिजल्ट के बाद एग्जिट पोल आ गया। एग्जिट पोल को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो गए और एग्जिट पोल भी उस उन सवालों को अगर हम देखें तो एग्जिट पोल इस बार पहली बार ऐसा आया है कि इतनी सारी त्रुटियां उसमें दिख रही हैं कि सीटें हरियाणा में 10 हैं, 16 से 19 की सीटें दे रही हैं एनडीए को। एलजेपी 5 सीटों पर लड़ रही है, उनको 5 से 6 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। कर्नाटक में 60% वोट बीजेपी को पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस को फिर भी 8 से 10 सीट मिलती दिखाई पड़ रही हैं, जो कि संभव ही नहीं है कि किसी को 60% सीट अगर वोट मिले तो अपोजिशन को कोई सीट मिल जाए। तो ऐसी इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन खड़े करती हैं। और कुछ समय पहले तक यही पोलस्टर्स जिनके ये एग्जिट पोल हैं, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव फंसा हुआ है, वो कह रहे थे कि यहाँ किसी की लहर नहीं है, तरंगे हैं जो एक दूसरे को कैंसल कर रही हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे। और आज उनके ही आंकड़ों ने उनसे ही लड़ाई शुरू कर दी। भाई उनकी जो सोच थी उसके खिलाफ आंकड़े आ गए। तो ये आंकड़े कैसे आए, सबको एक भ्रम में डाले हुए हैं। विपक्ष ने तो ये तय किया कि हम जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको मजबूती से हम फॉलो कराएंगे और इसके लिए लड़ेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कोशिश की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने बहुत खुशी के साथ बताया कि हमने विपक्ष की सारी मांगे मान ली हैं। तो लेकिन कम से कम ये मांग मान लेना विपक्ष का कि जो बैलेट पेपर है उसकी गिनती पहले हो, ये बहुत बड़ी जीत हम मानते हैं। क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती अगर बाद में होती है तो मुझे बिहार का चुनाव याद आ जाता है, जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी को बहुत सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। तो एक स्थिति बनती है। तो ये विपक्ष की बड़ी जीत है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कई सवाल भी उठे जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही कि ईसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद कई सवाल उठने लगे। सर, ये सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव में हेट स्पीच देने वालों पर आयोग ने आखिर क्या कार्रवाई करी, इसका जवाब नहीं दिया राजीव कुमार जी ने। इसके अलावा आचार संहिता के उल्लंघन की इतनी शिकायतें हुई, इतने वीडियोस हमने खुद देखे, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ये भी था कि आयोग ने माना कि चुनाव 1 महीने पहले खत्म होना चाहिए था। तो फिर आखिर भीषण गर्मी में चुनाव के दौरान जिनकी मृत्यु हुई उनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो पूछने चाहिए थे, लेकिन पूछे नहीं गए। देखिए, बिना पूछे भी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। भाई जो कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी में मर रहा है वो चुनाव आयोग का के ऊपर बिल्कुल, निर्भर है। एकदम उसको सही बात है। जवाब देना होगा उनको। कोई पूछेगा तब थोड़े जवाब देंगे। आपको बताना चाहिए कि पूरे चुनाव ड्यूटी में शहीद हुए कर्मचारियों की संख्या कितनी है, हम उन शहीद परिवारों के लिए क्या करने जा रहे हैं। अब तक जो हमने घोषणा कर रखी है उसके मुताबिक कितना अमाउंट उनको दिया जाएगा परिवारों को, या उसको हम बढ़ा रहे हैं, या कोई नई परिभाषा गढ़नी होगी। ये सारी बातें बतानी चाहिए थी। माफी भी मांगनी चाहिए थी कि हम उन परिवारों से माफी मांगते हैं जिनकी जान चली गई इस चुनाव ड्यूटी को संपन्न करते हुए। तो इसका सर्वथा अभाव दिखा। दूसरी बात, सबसे जो खराब बात लगी चुनाव आयोग की तरफ से, वो ये कि वो खुद को पीड़ित बता करके पेश कर रहे हैं।
यस। अरे मतदाता पीड़ित है यहाँ, या पार्टियां पीड़ित हैं, या उम्मीदवार पीड़ित हैं, शिकायतें उनके पास है। और चुनाव आयोग अपनी शिकायतों पर बात कर रहा है कि लोग हमें ट्रोल करते हैं, लोग हमें इस तरह से बोलते हैं, उस तरह से बोलते हैं। अरे सक्षम जो होता है उसको लोग बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? आपको तो सोल्यूशन देना है, आपको सवाल नहीं पूछना है। वो उल्टे सवाल पूछते नजर आए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सर स्थिति आज है। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो मुझे मोदी जी की वो बात याद आ रही थी जो वो कहते थे कि मुझ में इतनी गालियां रोज खाता हूँ। हाँ संगति का बिल्कुल, असर हो उसी जाता है। पैटर्न पर, उसी पैटर्न सर पर। एक बात और बताइएगा, चुनाव आयोग ने एक बात कही कि हमने सबके हेलीकॉप्टर चेक किए, लेकिन ये नहीं बताया कि मोदी और शाह के हेलीकॉप्टर चेक हुए कि नहीं। देखिए ये तो वहां मौजूद पत्रकारों की गलती है। उनको पूछना चाहिए था कि सबके में ये दो लोग शामिल हैं या नहीं। अब तो ये आया कि चुनाव आयोग ने उन दोनों के भी चेक किए होंगे, एक ग्रे एरिया हो गया ना। तो ये यस। प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, जो पूछे नहीं गए। और चुनाव आयोग थोड़ी चालाकी कर ही रहा है। वो ये नहीं क्यों बताएगा कि हमने मोदी के पूछे किए कि नहीं किए। तो हमें लगता है यहाँ संदेह का लाभ चुनाव आयोग को ही देना चाहिए। पूछने वालों की गलती मैं मानता हूँ। इसके सर आगे एक चीज और जी बताइएगा, अभी जो आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, जो हमने देखा कि इधर के आंकड़े उधर दिखाए गए कई कई जगह पर, तो ये बताइए सर ये क्या है? हरियाणा में, बिहार में हमने जो देखा, हिमाचल प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, कई कुल सीटों से ज्यादा जिता दी गई है भाजपा को, तो इसके मायने क्या है सर? देखिए इसके मायने हैं कि मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हाँ। मिली कि एग्जिट पोल के पास एग्जैक्ट जो आंकड़े थे वो 270 थे, एनडीए के अच्छा। 270 थे, कुल उससे एनडीए, ज्यादा ओके। नहीं थे। हाँ कुल एनडीए। और ये आंकड़े भी हम जानते हैं कि सर्वेक्षण करने वाली जो एजेंसियां हैं बहुत पॉजिटिव होकर के सत्ता पक्ष के लिए देखती हैं, तब जाकर के 270 थे। तो अब 270 को अगर आप 400 जल्दी जल्दी में बनाएंगे तो आपके भी तो पास स्टाफ की पावर सीमित है, उनका इमेजिनेटिव पावर भी क्या होता है। सबको तो याद नहीं रहता है कि हरियाणा में कितनी सीटें हैं। हम लोग रोज बैठते हैं तो हमें याद रहता है, रोज चर्चा करते हैं, लेकिन आम पत्रकार जो रूटीन में काम करता है उनको याद नहीं रहता है, या उनकी टीम के जो भी लोग रहे हों। तो हम उस अनुभव से बता सकते हैं कि इतना बड़ा टास्क दे दिया गया कि लगातार गलतियों ने इसको उजागर किया कि किसी को 400 सीट नहीं आने वाली है। ये फर्जी बातें हैं, झूठी बातें हैं, और उनके ही हवाले से झूठी बातें हैं जिन्होंने पोल किया, जो कह रहे थे कोई लहर ही नहीं है। जब लहर ही नहीं है तो 400 सीटें किसी को कैसे आ सकती हैं? तो ये बिल्कुल। अपनी बात को वो काट रहे हैं। मुझे अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि ये 400 सीटें नहीं आ रही बोलने की। तो इस वजह से ये चीजें देखने को मिली है। और हाँ, कुछ बातें जो एग्जिट पोल में 400 लाने के लिए जो अतिरिक्त प्रयास दिखे हैं उसकी चर्चा करना जरूरी है। प्रयास दिखे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। ये आप देखिए, बीजेपी के मंत्री हैं शांतनु ठाकुर, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को 22 सीटें आएंगी। 22 लॉक कर लीजिए। सारी एजेंसियों का फिगर देखिए, 23 से लेकर के 31 तक है। हाँ बिल्कुल सही बात यानी है। यानी केंद्रीय मंत्री भी एग्जिट पोल में आ रहे आंकड़े को नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं उससे कम आएंगे। तो अब इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि एग्जिट पोल झूठ या गलत दिखा रहा है? पश्चिम बंगाल सर के कई संदर्भ में कई देखिए। एग्जिट पोल में तो हमने देखा कि 40 सीटों का गैप दिखा दिया है, मतलब कि 360 में से 400 के बीच कहीं ना कहीं बीजेपी आ जाएगी। इतना भी सेफ हमने गेम खेलते हुए देखा है एग्जिट पोल्स को। मतलब ऐसा लग तो रहा है बिल्कुल ही महामानव के चरणों पर दंडवत हो गए हैं तमाम गोदी मीडिया के चैनल। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रो बोलने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनमें से एक के साथ में कहीं था, वो कह रहे थे कि एग्जिट पोल की दिशा सही है, यानी बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन परिमाण गलत है, उतनी बड़ी संख्या में नहीं आ रही है। तो इन उनकी बात को भी अगर मान लें तो वो स्वयं भी एग्जिट पोल से सहमत नहीं है। बिल्कुल। जो बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं वो भी इस बात से सहमत नहीं है कि बीजेपी को इतनी सीटें आएंगी। तो एग्जिट पोल ने जरूर किसी बड़े गेम के तहत
ये एग्जिट पोल हुआ है कि सबके आंकड़े 350 और 400 दिखे हैं। ये धराशायी होंगे, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि ये धराशायी होंगे। और क्या गेम क्या हो सकता है सर? आपने तो सर इतने चुनाव देखे, आपने इतने, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है न्यूज चैनल्स का। मैं सिर्फ ये समझना चाहूंगी कि गेम क्या हो सकता है इसके पीछे। एग्जिट पोल्स जो है वो किस तरह का माहौल बनाते हैं, अंदर खाने क्या खेल हो रहा होता है? देखिए, इसके दो पहलू पर हम बात करें। एक पहलू है जो जीत सत्ताधारी पार्टी उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। अच्छा। और इस वातावरण से क्या फायदा होता है और ये वातावरण क्या है, इसको आप देखिएगा तो चुनाव आयोग और जयराम रमेश के प्रश्न के बीच में आपको दिखेगा। जयराम रमेश ने ये सवाल उठाया कि 150 लोगों को अमित शाह जी का फोन गया है। हाँ। अब अमित 150 लोगों नहीं, वो जिलाधिकारी डीएम्स हैं, आम लोग नहीं है। तो इधर निर्वाचन आयोग ने ये जवाब देने के बजाय कि हम इसको पता करते हैं, देखते हैं इसमें कितना दम है, उन्होंने स्वयं सबूत मांगा कि आप ही सबूत दीजिए कि किसी के पास कौन फोन कर रहा है, आप सबूत। यानी आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जनता भी पूछ रही है सर, अगर सबूत दे दिया तो अमित शाह का कर क्या लोगे भाई? हाँ, ये भी बात है। तो ये जो चीजें दिख रही, तो वातावरण पर हम लौटते हैं। जब एक वातावरण बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तब क्या होता है, नौकरशाही और बड़े स्तर की ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही है, वो छोटे स्तर को निर्देश देने लगती है, ऐसे करो वैसे करो, और थोड़ी दबंगता से वो निर्देश देने लगती है। तो उसका असर पूरे नीचे तक जाता है। तो उसमें जो अपोजिशन है, उसके एजेंट्स या जो लोग काउंटिंग के समय होंगे, उन लोग भी वहां पर डिमोरलाइज हो जाएंगे, उस समय से पहले काउंटर छोड़ देंगे, काउंटिंग छोड़ देंगे। तो फिर समय मिल जाएगा। आप देखिए कि इस इलेक्शन में आमतौर पर 80 से 85 सीटें ही ऐसी हैं जो कि इधर या उधर हो जाए, तो सत्ता में जाए या सत्ता से बाहर हो जाए। मोटे तौर पर बेस लाइन सबका एक थोड़ा 19-20 है। मान लीजिए एनडीए का ज्यादा है बेस लाइन, इंडिया का कम है, लेकिन 85 सीट इतनी अगर जुड़ जाए तो वो 272 हो जाता है। 85 एनडीए में आ जाता है तो वो 300 पार कर जाता है। यही तो फर्क है। तो इसमें इस 85 सीट में वो है जो कि मान लीजिए 50,000 के अंतर से जीतने वाली सीटें, लगभग उसकी संख्या इतनी है, 1 लाख से नीचे, मान लीजिए 50,000 1 लाख से नीचे। तो इन सीटों को ध्यान में रख करके फोकस्ड वे में सत्ताधारी दल ब्यूरोक्रेसी को निर्देश देने में सफल हो जाता है। बाकी सब जगह प्रभावित करने की बहुत जरूरत नहीं है, इसी 80-85 में प्रभावित कर लेंगे तो हो जाएगा। तो इसके लिए वातावरण निर्मित हो जाता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बाजार है, बाजार को प्रभावित करना, जो जैसे शेयर बाजार आज उछल गया, सबको पता था कि एग्जिट पोल के बाद में उछलेगा। तो इससे पहले बाजार से फायदा कमाने वाली शक्तियों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया था, और उसके बाद में इन एग्जिट पोल वालों से आंकड़े ले भी लिए थे। समझ रहे हैं? अब ये मैं इतने दावे से इस बात को साबित हम नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ लोगों से बातचीत होती है उसी हिसाब से हम बोलते हैं कि उन लोगों से आंकड़े लिए जाते हैं। वो बाजार से जुड़े हुए लोग बोलते हैं, भाई पॉजिटिव आंकड़ा बताओ क्या है, माने क्या उनके लिए पॉजिटिव का मतलब बीजेपी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है। तो होता है कि कितना रहेगा, लोअर बता दीजिए। मान लीजिए लोअर किसी ने बताया नहीं, 290 से तो नीचे नहीं आएगा इंडिया, पक्का है ना, पक्का है। अब क्या है कि उनको एक बेस मिल गया कि आ रही है, अब वो अपने पूरे उनसे जुड़े हुए इन्वेस्टर्स को उस हिसाब से पैसा झोंक देने के लिए बोलेंगे। अब इस चीज का रिवर्स भी हो जाता है। कई बार क्या है कि विश्लेषकों को या एग्जिट पोल करने वालों को या सर्वेयर्स को वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि अरे यही फिगर तुम बताओ, जो होगा देखो, मेरे से जो लेना पैसा लो, तुमको क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या है, एग्जिट पोल को भी एक कमाई का जरिया मिल जाता है, बेईमानी का ईमान बेचने का मौका मिल जाता है, और इनको बाजार से कमाने का मौका मिल जाता है। और ये दोनों का गठजोड़ पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है एग्जिट पोल का, सत्ताधारी दल को चूंकि सूट कर रहा है, तो तीनों के हित मिल जाते हैं। तीनों का
आर्थिक कमाई कर रहे हैं और तीसरा राजनीतिक कमाई कर रहे हैं, तो तीनों के हित मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये फर्जी जो एग्जिट पोल है इसका जन्म होता है। इसका कारण में ये दो कारण प्रमुख हैं। मुझे लगता है कि जब वास्तव में पोल आएगा तो ये फर्जी एग्जिट पोल जो है वो मैं जो कह रहा हूं एक दिन पहले कह रहा हूं, और मुझे हाँ। पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं चल के ये आंकड़े सही नहीं होंगे। और सही नहीं होने के दो चीज, एक तो आप हमको गलत ठहरा सकते हैं कि आपकी बात इसकी सरकार बनेगी या उसकी सरकार बनेगी के संदर्भ में सही हुई या नहीं हुई, गलत या सही ठहरा सकते हैं। अगर इंडिया गठबंधन जीत जाएगा तो आप कहेंगे आप सही हुए, अगर हार जाएगा तो कहेंगे आपने गलत बोला। लेकिन दूसरी बात यह है कि बाकी लोगों ने कितना गलत बोला या गलत बोल रहे हैं उसको भी परखने की जरूरत है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की सरकार 272 में भी बन सकती है, 400 में भी बन सकती है। तो 272 लाने के लिए जो आपने 400 का आडंबर खड़ा किया है और उस वजह से 272 ला रहे हैं, इस बेईमानी को आप नहीं पकड़ेंगे। अगर किसी वजह से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी और एनडीए की बन गई तो की बात कर रहे हैं। तो इसलिए सही गलत का नहीं है, बेईमानी से एक निश्चित चुनाव परिणाम को पलटने की कोशिश को चिन्हित करने और पहचानने का सवाल है। ये आप मुझे गलत या सही ठहराइए नहीं, पूरे इकोसिस्टम में उन बाहरी कारणों ने एक निश्चित परिणाम जो आने थे उसको प्रभावित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए उसको पहचानने की जरूरत है। हम तो मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब नहीं आएगी तो हम देखेंगे कि कहां पर कैसे क्या हुआ, लेकिन आ रही है आज भी मैं कहता हूं। ठीक एक रात पहले, रिजल्ट से ठीक एक रात पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी का ये मानना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। डेफिनेटली मैं बिल्कुल कह रहा हूं आ रही। और इसके फिर से एक लॉजिक रखता हूं कि जिस तरीके से इस एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी को बढ़त दी है, महाराष्ट्र में बीजेपी को बढ़त दी है, कर्नाटक में बीजेपी को बढ़त दी है, हरियाणा में बीजेपी को बढ़त दी है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 70 पार पहुंचाया है, ये पांचों फैक्टर कम से कम मैं कह सकता हूं सही नहीं होने वाले हैं। और ये 5 सही नहीं होंगे तो एनडीए सरकार नहीं बनेगी, इंडिया की ही सरकार बनेगी। सर एक चीज और है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़े इतने ही सही होते तो चुनाव आयोग को पहले से ज्यादा सुरक्षा नहीं लगानी पड़ती, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षा का कारण तो हम उसको बहुत चैलेंज नहीं करते हैं, ये एक अनुमान होता है। हो सकता है खतरा बढ़ गया हो सकता है उनको जनता का गुस्सा करने की प्रवृत्ति बढ़ गई हो, ये भी तो देखने को मिल रहा है आजकल। गुस्सा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, ये पॉजिटिव भी होता है, किसी के अर्थ में नेगेटिव भी होता है। कोई इसको अराजक भी मानते हैं, कोई इसको जनतंत्र के लिए जरूरी भी मानते हैं। तो ये वहां पर ये विषय है। तो उनका सिक्योरिटी को टाइट करने को लेके हम बहुत नेगेटिव नहीं है, मुझे लगता है ठीक है कीजिए, क्या दिक्कत है। कोई विरोध करने वाले को कानून को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये भी बात सही है। उस हिसाब से हम देखते हैं। तो पर ये एक चीज और है। हाँ सर, करिए, कंप्लीट करिए बात। हाँ, पर ये जो पूरा इलेक्शन का रिजल्ट जो हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का ही आएगा, तो हम उसी पैटर्न को फॉलो होते पूरे इलेक्शन में देख रहे हैं, हमको महसूस हो रहा है। तो मेरा इंडिविजुअल आपकी बात से एक चीज और भी मुझे याद आई, कांग्रेस कार्यालय सज रहे हैं यहाँ। मैं एक बात बता रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे एक मित्र ने फोन किया, उससे बात हो रही थी, वो भी टीवी चैनल से ही थे। तो जैसे ये खबर आई कि वहां कार्यालय सज रहे हैं, विजुअल तो आ गए, ट्विटर वगैरह पर चलने लगे, तो उसके तुरंत बाद में अब परसेप्शन बनने लगा कांग्रेस तो उम्मीद में है कि सरकार आएगी। अब बीजेपी इसको बैलेंस करने के लिए क्या करे, तो हमारे मित्र ने कहा कि एक फोन आया तुरंत बीजेपी ऑफिस से कि भाई बातचीत करने लगे। बातचीत करने में क्या हुआ, अरे हम लोग क्या हाल है, क्या, अरे जीत रहे हैं। अच्छा क्या क्या है, कल एकदम यहाँ से वहां तक हम एकदम जश्न मनाएंगे, पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन कांग्रेस वाले तो इधर तैयारी कर रहे हैं, आपकी तो तैयारी दिख ही नहीं रही। अरे क्या बात करते हैं, पूरी तैयारी है, बस। तो तब हुआ कि इधर से कि खबर चला दे क्या, तो उधर नहीं, खबर ऐसे नहीं चलाइए, मतलब मेरा नाम मत लीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बात करते करते इधर लिखने वाले ने टाइप करके भेज भी दिया और ब्रेकिंग खबर चलने लगी कि भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने की तैयारी में सूत्र। आप देख रहे हैं खबर कैसे प्लांट हो रही है। सूत्र यानी उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए
टीवी चैनल ने अपने तय से आगे बढ़ के बिना पुष्ट किए हुए कि वो व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, खबर प्लांट कर रहा है या फिर ऐसा कुछ है भी या कुछ नहीं। और कर रहा है, ऐसा है भी या नहीं, उसने खबर चला दी कि भाई जश्न की तैयारी है। ये है, इस तरह से मीडिया आज काम कर रहा है। मैंने आज की बात बताई और सब बिल्कुल चीजों सही बात बात है, छोड़ी है। जी बिल्कुल सही बात है। सर एक चीज और है कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये कहा कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किया, तो क्या सर्वेज में यही मान लिया गया कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया तो वो सारा वोट बीजेपी को ही गया होगा? लेकिन जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने बताया है 64 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट करने का, और उसमें 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का है, तो महिला कहाँ 31, ज्यादा वोट हाँ। कर रही है? हम्म। महिला तो कम वोट कर रही है। ये हो और सकता है 34 कि करोड़ पिछली बार की पुरुष है। संख्या में ज्यादा हो, लेकिन पुरुषों से ज्यादा मतदान महिला नहीं कर रही, जैसा कि चुनाव आयोग ने डेटा दिया है। हाँ तो हाँ। मैंने इसको इस रूप में लिया कि महिलाओं ने ज्यादा मतदान नहीं किया है। अगर कोई बोल रहा है तो बात गलत है। महिलाओं की संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन पुरुषों के मुकाबले अब भी कम मतदान हुआ। तो ये चिंताजनक बात है। ये अगर मैं गलत हूं तो एक बार फिर से इस आंकड़े को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मैं भी एक बार चेक करूंगा। मैंने तब सुना था, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। जी। लेकिन सर चुनाव आयोग ने तो आज बिल्कुल वाहवाही लूट ली कि सबसे ज्यादा हमने शांति से चुनाव निपटवा दिया और सब बम बम हो गया, सब बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग की सुस्ती पर क्या कहेंगे, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से देखा है। हम तो पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक सब कुछ देखते आए हैं। ग्राउंड पर क्या रहा, सामने क्या रहा, स्क्रीन पर क्या रहा, पीछे क्या रहा, पर्दे के आगे पीछे दाएं बाएं सब तो पता है सर। बिल्कुल, वो पहलू जिसमें लोगों को वोट डालने नहीं दिए गए, आईडी पूछ करके परेशान किया गया, लंबी कतारें लगी रहीं, सुस्त मतदान हुआ। महाराष्ट्र जैसे इलाकों में जहां वोट देना चाहते थे लोग, फिर भी वोटिंग कम हुई, और जम्मू कश्मीर से वोटिंग कम हुई। आप जम्मू कश्मीर में वोटिंग पर खुश हो सकते हैं, तो महाराष्ट्र में वोटिंग कम होने पर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि महाराष्ट्र में वोटिंग कम हुई। आप महाराष्ट्र को आपने जम्मू कश्मीर से भी बुरा बना दिया। इसका जवाब कौन देगा? ये चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए। इसके बाद आप ये देखिए, चुनाव आयोग जो अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है, चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि हम रिकॉर्ड मतदान हुआ। अरे रिकॉर्ड आबादी है इंडिया की, मतदान तो रिकॉर्ड होगा ही। इसमें आपका क्या योगदान है? आपका योगदान हम बताते हैं कि इस देश में कितने लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर 97 करोड़ आपके वोटर लिस्ट में नाम थे, तो 64 करोड़ ने किया, यानी 33 करोड़ लोगों ने मतदान नहीं किया। 33 करोड़ का मतलब पाकिस्तान से भी ज्यादा जनसंख्या हो गया, है ना। यह उत्तर प्रदेश की भी 23-24 करोड़ आबादी है। तो इतने बड़े लोगों ने मतदान नहीं किया, ये आपकी उपलब्धि है क्या? ये रिकॉर्ड नहीं है क्या? रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने वोट में हिस्सा नहीं लिया, इसको कौन बताएगा? इसके अलावा आप ये देखिए कि हमारे यहाँ 1,18,18 क्षमा कीजिए, 1,18,18,00,000 इतने वोटर हैं, एलिजिबल वोटर, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, जो जनवरी के आसपास उन्होंने बताया था। तो 1,18,18,00,000 में आपको 97 करोड़ केवल आप बता रहे हैं कि वोटर है। तो बाकी जो इधर 3 और उधर 18-21 करोड़ का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्यों नाम नहीं है 21 करोड़ लोगों का? 23 करोड़ बीजेपी को वोट मिला था और 21 करोड़ नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। ये क्या गर्व करने की बात है क्या? ये तो शर्मिंदगी की बात है चुनाव आयोग के लिए कि आजादी के 75 साल बाद भी 21 करोड़ लोगों के नाम नहीं है वोटर लिस्ट। बिल्कुल सही बात है सर। एक बाइट हम आपको सुनाना चाह रहे हैं, हमारे पीसीआर ने एक बाइट भेजी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी इस पर। सपोज असम जी, तो अब इधर आइए, लास्ट बट वन में उसको पीसी में देख लीजिए, पीसी वाइज में भी वही है, पीसी के नीचे असेंबली वाइज वही है। असेंबली वाइज, पीसी वाइज, स्टेट वाइज डाटा वाज ऑलवेज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट। पहली फेज में सिर्फ क्या नहीं था, और ये चल रहा है पिछले 20-30 इलेक्शन से, ऐसे ही चल रहा है 2019 के बाद से। क्या नहीं था? जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई। अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी? तो माहौल क्या बना? 1 करोड़ वोटर बना दिए। तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है,
150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए, आप समझ गए हैं। तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है, ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको फ्रंट बताता हूँ। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ही अटैक होंगे। हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इस पे भी कुछ लिखा था, कहे तो मैं सुनाता हूं। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई। तो बात करेंगे फिर आगे। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये हो रहा है। थैंक यू। देखा सर, देर से बड़ा याद आया, कह रहे इतनी गर्मियों में चुनाव नहीं कराना चाहिए था, पहले करा लेना चाहिए था। और आपके कई सारे सवालों के जवाब भी दे दिए आज राजीव जी ने। जैसे आपने बोला ना सर, आपने इससे पहले बोला था कि चुनाव में किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, बताते रहे, सबूत तो दीजिए। इन्होंने अपनी शायरी में बताया, शायरी के अंदाज में बताया, खुलकर नहीं बोले हाँ, लेकिन शायरी के अंदाज में बताया कि इल्जाम लगाना ठीक है, सबूत दीजिए। देखिए, वो अपने आप को कचहरी और जज समझ करके बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और सबूत मांग रहे हैं। यहाँ सबूत आपको देना नहीं है, आपको निष्पक्ष दिखना भी आपकी जिम्मेदारी है। निष्पक्षता से चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है। हम आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे और सबूत मांगेंगे कि आपकी निष्पक्षता टूटी, आप हमें निरंतर बताएंगे। वो कहते हैं कि हमने ये सीखा कि हमें 1 महीना पहले, हमारी लर्निंग है कि 1 महीना पहले चुनाव कराना चाहिए। अरे तुम्हारी लर्निंग के चक्कर में सैकड़ों लोग मारे गए। कल को दूसरा चुनाव आयुक्त आएगा, वो भी लर्निंग करेगा हमारी जान की कीमत पर। लर्निंग करके आना चाहिए इस कुर्सी पर। 1 महीना। सर, मई जून में गर्मी होती है, ये तो बच्चे को मालूम है, इनको नहीं मालूम है। ये तो ऐसे दिखा रहे 60 साल के हो गए होंगे और ऐसे दिखा रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है मई जून में गर्मी होती है। ऐसे जवाब दे रहे हैं, ऐसा मतलब मजाक बना के रख लिया सर। वाकई कितने लोग, इनके खुद के कितने एम्प्लॉयज डेथ हो गई, वो मर गए गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से। लेकिन देखिए शायरियां कैसे कर रहे हैं, मैं तो इनके कॉन्फिडेंस को दाद दूंगी। अफसोस के एक शब्द उन्होंने नहीं कहे जिसको वो लर्निंग बता रहे हैं। अरे तुम्हारे कर्मचारी की जान गई है, जिसके ऊपर प्रति जवाबदेही थी, वो कर्मचारी अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी कर रहा था, वो अब उसकी परिवार की देखरेख कौन करेगा? वही ये बड़ा सवाल है। वो कर्तव्य की बेदी पर शहीद हुआ है, उसकी चर्चा करने के बजाय आप इसको लर्निंग मान रहे हैं।
आप उसकी लाश पर लर्निंग करेंगे क्या? मतदाताओं की लाश पर लर्निंग करेंगे? चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की लाश पर लर्निंग करेंगे? एक दिन में मिर्जापुर में 13 पुलिसकर्मी मारे गए, तभी 3-4 दिन पहले की बात है। सब आंकड़ों को समअप करके बताना चाहिए, ताकि इतने शहीद हुए हैं उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि चुनाव की ड्यूटी पर इतने लोग शहीद हुए हैं उनको चिन्हित करने के लिए तैयार नहीं, पहचानने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा इग्नोरेंस कि हमने लर्निंग कर ली है। इससे शर्मनाक बयान और कुछ हो ही नहीं सकता। और ये कहते हैं कि हमारे ऊपर इधर से इल्जाम आ रहे हैं, उधर से इल्जाम आ रहे हैं। अरे कुर्सी छोड़ दो, कोई इल्जाम लगाने नहीं जाएगा। कौन पहचानता है राजीव कुमार को? आज कुर्सी पर हो, जिम्मेदारी है तुम्हारी यहाँ पर बैठ करके चुनाव कराने की। इल्जाम लगाने के लिए जनता नहीं बैठी है। जनता को निष्पक्ष और निर्भीक मतदान दो, चुनाव दो, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम लगाने नहीं जाएगा। हम ऐसा कर लेंगे, वैसा करेंगे, ये मैं सबसे बड़ी चीज हो गई है। ये चुनाव आयोग नहीं होकर के राजीव कुमार हो गए। राजीव कुमार को कौन पहचानता है? चुनाव आयोग की कुर्सी पर जब तक कोई बैठा है तभी वो राजीव कुमार चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसलिए हम उनको पहचानते हैं, अदरवाइज हम उनको नहीं पहचानते। ये आम मतदाता की फीलिंग हम बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो उनका जवाब है, ये जवाब बिल्कुल आम मतदाताओं का अपमान है। सवाल पूछने में जो लोकतांत्रिक जो हमारी परंपरा है उसका अपमान है, विपक्ष का अपमान है। ये सत्ता पक्ष की तरह, बीजेपी नेता की तरह बात कर रहे हैं, अपोजिशन बनाम चुनाव आयोग बात कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन बनाम चुनाव आयोग है क्या? अपोजिशन बनाम सत्ता होता है, चुनाव हो रहा है, ये तो चल रहा है। लेकिन अपोजिशन, चुनाव आयोग ने अपोजिशन को अपना दुश्मन मान लिया है। इसमें साबित कर दिया है चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने संबोधन से कि उनका दुश्मन है विपक्ष, जो निरंतर उनको निशाने पर लिए रखता है और इसके लिए उनको विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। ये सारी बातें वो बोल रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और सर शायरियां कितने कॉन्फिडेंटली लेकर के आते हैं, मैं तो इस बात पर बड़ी हैरान हूँ। इतनी बड़ी बड़ी दो कौड़ी की शायरी है, आंखों में पानी नहीं है। शायरों से पूछिए, हम तो उतनी गहराई नहीं रखते इन सब चीजों की। शायरों से पूछिए, 2 कौड़ी की शायरी है, इसको शायरी बोलते हैं। ऐसे तो हमारे बच्चे लोग भी लिख लेंगे घर में बैठ करके, इससे बढ़िया शायरी। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो विपक्ष को जवाब देने के लिए बैठे थे, ऐसा लग रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ये चुनाव करवाए हैं उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। साथ ही साथ आज हम रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले हैं। सारी बातें एक तरफ, प्रेम कुमार सर आपका लास्ट आकलन जो पूरा देश जानना चाहता है, आपका आकलन क्या कहता है? आज आखिरी एक रात पहले क्या है? देखिए, मेरा आकलन बिल्कुल बदला नहीं है। सत्ता में नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसके बड़े बड़े होल हैं जो कि महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, इन सब जगहों से हो करके ये होल बहुत बड़े हो गए हैं। इसलिए सत्ताधारी दल चुनाव हार रहा है। और जो दावे किए जा रहे हैं कि इस होल को भरने के लिए बंगाल से या तमिलनाडु से और केरल से और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा से भरपाई होगी, उससे ये मिट्टी भरने वाला नहीं है। ये गड्ढा रह जाएगा, बहुमत से संख्या उनकी घटेगी और निश्चित रूप से हमें लगता है कि वैकल्पिक सरकार जनता देने के मूड में है। जनता दे चुकी है, बस निर्णय आना बाकी है, हमें पता चलना बाकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया। नमस्कार। तो चुनाव से ठीक एक रात पहले आज वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सर का आकलन जान रहे थे कि आखिर क्या कहता है। उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है और इंडिया की सरकार बन रही है, वैकल्पिक सरकार बन रही है। फिर मिलेंगे कल इसी समय पर, दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।